इसराइल ने कतर में मौजूद हमास नेताओं को खत्म करने के लिए जिस तरह से अटैक किया, उससे अमेरिका, कतर और खित्ते के सभी अरब देश सन्न रह गए हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर ये हमास नेताओं को खत्म करने की अरब मुल्कों, इसराइल और अमेरिका की सोची समझी साजिश नहीं है, तो फिर इसराइल ने अरब मुल्कों की सरहद लांघना भी शुरू कर दिया है, वो भी खुलेआम ऐलान करके। क्योंकि कतर में हमास के लीडर्स पर हमला अंजाम देने के बाद इसराइल का जिस तरह का रुख और पीएम नेतन्याहू के तेवर हैं, वो अरब देशों के कान खड़े करने के लिए काफी हैं। जानकार कहते हैं कि अगर अब भी अरब मुल्क नहीं संभले तो सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि गजा के लिए इसराइल को रोकने क्या अरब मुल्क मिलकर कोई मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं? तो इसका जवाब फिलहाल ना है, क्योंकि अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर खित्ते के अरब मुल्क इस तरह की कोई कार्रवाई तो करने से रहे। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई अगर बार बार कहते हैं कि इसराइल के खिलाफ अरब और मुस्लिम मुल्कों को अपनी एकता दिखाने का वक्त आ गया है, तो इसके मायने कई तरह के हैं। जून में 12 दिनों की ईरान इसराइल जंग के दौरान दुनिया ने देखा कि कैसे ईरान ने इसराइल के कोने कोने पर मिसाइल से वार करके उसे गहरे जख्म दिए। खामनेई कहते हैं कि अरब देश फिलिस्तीन के मुद्दे पर एकजुटता दिखाएं, तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि वो ईरान का साथ दें, लेकिन ये भी अरब मुल्कों के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो तो अमेरिका के खेमे में है। वेस्ट एशिया एक्सपर्ट आकिफ जैदी कहते हैं कि अरब देश अगर वाकई गजा के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो दो काम कर सकते हैं। भले ही वो ईरान के साथ सीधे न आ पाएं, लेकिन इसराइल के खिलाफ ईरानी मिसाइलों को ना रोकें। जी हाँ, अमेरिका और इसराइल को अपने एयरबेस और ईंधन देने वाले अरब देश अगर गजा के लिए इसराइल पर दागी गई ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना बंद कर दें तो भी काफी होगा। बाकी ईरान इसराइल से निपट लेगा। कहा जाता है कि कतर, इजिप्ट और जॉर्डन से सबसे ज्यादा ईरानी मिसाइलों को रोका जाता है इसराइल के हक में। इतना ही नहीं, आकिफ जैदी की दलील है कि अगर अरब देश गजा के लिए कुछ ना करें, बस अपनी आवाम को इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन और उसका विरोध करने की खुली छूट दे दें, तब भी गजा को बचाया जा सकता है। क्योंकि अरब देशों की आवाम तो फिलिस्तीन के हक में है, लेकिन अरब रूलर अमेरिका इसराइल के भरोसे। हाँ, अपनी आवाम को दिखाने के लिए वो अलग अलग मंचों से इसराइल की आक्रामकता की निंदा पर निंदा कर धमकियां देते रहते हैं। अरब देश बस ईरान के लिए गद्दारी करना बंद कर दें, तब भी काफ़ी हद तक ईरान गजा को बचा सकता है, ऐसा भी मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट मानते हैं। अब देखना होगा कि इस वक्त कतर को लेकर एकजुट हो रहे अरब देश इसराइल के खिलाफ कुछ ठोस कर पाते हैं या फिर गजा को अपनी आंखों के सामने गंवा देते हैं। ये वक्त बताएगा। इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के अधिकारियों पर जो हमला किया, उससे मुस्लिम देश भड़के हुए। सभी मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ एक साथ खड़े होने तक की बात कही है। सऊदी अरब ने तो इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी तक दे डाली। इस हमले को अरब मीडिया ने भी प्रमुखता के साथ कवर किया और अपनी अपनी बात रखी है। कुछ ने इसे नई लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन बताया, जबकि कुछ ने युद्ध विराम वार्ता पर हमला बताया। कतर स्थित अल जजीरा और अबू धाबी स्थित स्काई न्यूज अरबिया ने अपने बुलेटिन में कतर के प्रधानमंत्री के बयान को प्रमुखता दी, जिसमें उन्होंने कहा कि दोहा को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने एकजुटता के साथ कार्रवाई की अपील भी की। वहीं अल अरेबिया ने अपने बुलेटिन में ट्रंप के उस बयान को प्रमुखता दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह इस हमले से खुश नहीं है। ज्यादातर मीडिया संस्थानों ने इसे कतर पर आक्रामकता करार देते हुए चर्चा की मांग की है। तो वही राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर हयल अल दाजा ने जॉर्डन के सरकारी चैनल से कहा कि यह हमला गाजा में युद्ध विराम की संभावनाओं की हत्या है। सऊदी अरब के अखबार अशरक अल अफसत ने अपने पहले पन्ने की प्रमुख हेडलाइन दी है, इजराइल ने दोहा में हमास को निशाना बनाया और वार्ता को भी चोट पहुंचाई।
लंदन स्थित पैन अरब दैनिक अल कुद्दस अल अरबी ने अपने संपादकीय में लिखा कि यह हमला इजराइल की ओर से नई लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन है और ऐसी कार्रवाई व्यवहारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के बिना संभव नहीं हो सकती। तो वहीं लंदन स्थित दैनिक अल अरब की प्रमुख हेडिंग थी, इजराइल हर जगह हमला करता है, उसके लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं बची है। तमाम मीडिया चैनलों और अखबारों ने सीधे सीधे इजराइल के साथ साथ ट्रंप पर भी निशाना साधा। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है कि इजराइल ने हमास के नेतृत्व पर निशाना साधने के लिए दूसरे देशों के अंदर भी हमले किए हो, बल्कि ईरान के अलावा लेबनान पर भी इजराइल ने ऐसे हमले पहले भी किए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कतर की राजधानी दोहा पर हमला करने के एक दिन बाद ही इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर भी हूतियों के ठिकानों को निशाना पड़ा। हालांकि हूतियों ने भी इजराइल को इन हमलों का जवाब देना शुरू कर दिया है। फिलहाल मिडिल ईस्ट एक बड़े जंग का मैदान बन चुका है। इसका अंत कब और कैसे होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि तमाम देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे साफ है कि मिडिल ईस्ट एक बड़े जंग का मैदान बन चुका है। ये मैदान जंग का जो बना है वो कब शांति में तब्दील होगा, ये देखना भी एक दिलचस्प बात होगी। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया और इसकी मुख्य वजह इजराइल और उसके मुस्लिम देशों पर किए जा रहे हमले। जी हाँ, इजराइल मुस्लिम देशों को लगातार निशाना बना रहा है, हवाई हमलों के जरिए मुस्लिम देशों में बमबारी कर रहा है, निहत्थे लोगों की जान ले रहा है। 9 सितंबर को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में भयंकर बमबारी की, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इन हमलों के बाद से ही इजराइल पर मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। ईरान ने हमलों की निंदा की और कतर ने बदला लेने की बात कही, लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल को इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही वजह है कि इजराइल ने बुधवार यानी कि 10 सितंबर को यमन की राजधानी सना पर ताबड़तोड़ हमले कर डाले हैं। माना जा रहा है कि इन हमलों में भी कई लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल ने बुधवार को यमन की राजधानी सना और अल जौफ में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। इन हमलों में कई लोग मारे भी गए हैं, जबकि कई लोग घायल हो गए। सना में बुधवार रात हुए धमाकों से पूरा शहर दहल उठा। इजरायली वायुसेना ने दावा किया कि उसने हूती विद्रोहियों के सैन्य कमांडर सेंटर, ईंधन डिपो और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया है।